तो नमस्कार मेरे छोटे भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद प्रभावित हो और बेहद उत्सुक हो कि मैं 2026 का एग्जाम दूंगा। तो मेरे भाइयों, आप बस ध्यान से और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो आपको सभी चीज़ों को बराबर ध्यान देते हुए चलना है। और लास्ट 3 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मेरे भाई, मैं आज से 2 दिन पहले यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद यानी सोशल साइंस में हिस्ट्री की पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में 2 क्लास हम कर चुके हैं, 10 मिनट और 15 मिनट के। तो मेरे भाई, आज मैं पार्ट 3 में पूरा चैप्टर को ही खत्म कर दूंगा और इसका ऑब्जेक्टिव कल पार्ट 4 में हो जाएगा। लेकिन कल पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा और आज और अभी इसी वीडियो में आपको यूरोप में राष्ट्रवादी पूरा खत्म करवा दिया जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकिए, मैं पेन लेकर आता हूँ। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जब कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्यार या इच्छा अपने देश के प्रति कार्य करता है, अपने देश के बारे में सोचता है, अपना देश का विकास करना चाहता है, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो है राष्ट्रवाद, आप देख सकते हो कि वह व्यक्ति जो अपने अपने देश के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में कार्य करता है, हम उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ साफ साफ भाषा में लिखा गया है और हमने इसको येलो कलर से, जो होता है मार्कर, व्हाइट रंगने वाला जो मार्कर होता है, हमने उससे इसको रंग दिया है। तो राष्ट्रवाद इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रवाद के बारे में आप समझ गए हो। जो व्यक्ति अपने देश के बारे में सोचता है, समझता है या अपने देश के बारे में कार्य करता है, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवादी, जैसे में महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी थे, भगत सिंह एक राष्ट्रवादी थे, जो देश को आजाद करवाने में कार्य किए, वो सभी राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्रवादी का एक अच्छा डिफिनेशन यानी अच्छा अच्छा आंसर है, वह व्यक्ति जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों का मेल हो, उसे ही हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो आपको राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांस में टोटल 2 क्रांति हुई थी। तो हम दोनों वीडियो में, इससे पहले जितने भी वीडियो हुआ है, 2 वीडियो, उस सभी में हम इसका 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा किए हैं। और इसमें भी आपको पता है कि 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की मुख्य कारण वहाँ की आर्थिक सामाजिक कारणों को माना जाता है। जिस समय यह क्रांति हुई, उस समय वहां का राजा लुई सोलामा था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, जो वहां के लोगों एवं वहां के जनताओं पे काफी ज्यादा अत्याचार करता था। तो आपको 1789 ईस्वी की क्रांति के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई होगी। और उस वीडियो में अगर आप शुरू से वीडियो में अगर जुड़े होते, तो आपको पूरा हो जाता। और जो जो भाई नहीं जुड़े हैं, वो उस वीडियो में जाकर जुड़ जाइए। तो देखिए, लुई सोलामा एक बुर्बो वंश का था। लुईस लामा बुर्बो वंश का शासक था, जो उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी फ्रांस में राज शासन करते हुए आ रहे थे। अब आ जाते हैं नेपोलियन। पहले तो अब सामंतवाद क्या है, नहीं, सामंतवाद, उसके बाद नेपोलियन। सामंतवाद 1789 ईस्वी की फ्रांस के कई कारणों में से इसका भी एक योगदान है। तो सामंतवाद क्या है? वैसा शासन प्रणाली जिसमें जमींदारों और सामंतों को किसानों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें किसानों सामंतवाद एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें किसानों से ज्यादा सामंतों और जमींदारों को महत्व दिया जाता है, उसे ही हम सामंतवाद कहते हैं। तो सामंतवाद एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जमींदारों और सामंतों को किसानों से ज्यादा दिया जाता है, उसे ही हम सामंतवाद कहते हैं। और मेरे भाई, अगर मुझसे आंसर बोलने में कोई थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाई हो या फिर कुछ वर्ड गलत हो गया हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
क्योंकि ऐसा-ऐसा कोई वर्ड है जो हमसे गलत बोला जाता है। तो माफ़ कर दीजिएगा और आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्यम वर्ग क्या है? मध्यम वर्ग समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जो अपना जीवन यापन छोटे-छोटे नौकरियाँ या छोटे-छोटे व्यापार से करता है, हम उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग जैसे हम और आप सभी मध्यम वर्ग में ही आते हैं। अब सबहारा वर्ग क्या है? ये सब जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आपको इम्पोर्टेंट इसलिए अभी कह रहे हैं ताकि आप जब नवंबर में जाइएगा तो आपको इम्पोर्टेंट समझ के याद कर लिया जाइएगा जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस वर्ष भी करीबन कहीं न कहीं इसका एग्जाम में चर्चा हुआ है। तो सबहारा वर्ग से समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जो अपना जीवन या मतलब सब समाज में रहने वाला सबहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो समाज में रहता है लेकिन ये आर्थिक रूप से काफी कमजोर होता है जैसे मजदूर किसान लेबर जो आप लोग कहते हैं वो सब सबहारा वर्ग में ही आते हैं। अब आ जाइए नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन के जन्म के बारे में और नेपोलियन के कार्यों के बारे में वर्णन करने के लिए। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ है। नेपोलियन 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय वह विश्व के महान सेनापतियों में इनका गिनती आता था और ये 1789 ईस्वी के में ही राजनीतिक में प्रवेश किए। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 18 मई 1804 ईस्वी में बन गए। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 18 मई 1804 ईस्वी में बन गए। उसके बाद इन्होंने शिक्षा पे भी बल दिया और वहाँ के सभी नियमों के कारण नियमित रूप से सभी वर्गों के लिए नियम सदा सामान्य नियम बनाए। ये था नेपोलियन का जन्म और बगल में गांधी जी का जो आपको दिया हुआ है डेट 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो हो गया नेपोलियन के बारे में हो गया। अब एक जेरेवन राइन है। एक जेरेवन राइन एक ऐसी व्यापारी संस्था है। जेरेवन राइन एक व्यापारी संस्था है जिसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ था पर्सा एवं जर्मनी के व्यापारियों के लिए। जर्मन राइन एक व्यापारी संस्था है जिसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ था पर्सा एवं जर्मनी के व्यापारियों के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए बटरलू का युद्ध। बटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था जिसमें फ्रांस एक तरफ तो दूसरे तरफ रूस, ब्रिटेन, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था। वह पांचों देश मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पे ले गया और 1821 ईस्वी में 52 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अब आ जाते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन भी 1815 ईस्वी में हुआ था बटरलू के युद्ध के बाद। इस युद्ध में 1789 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन द्वारा किए गए सभी कार्य एवं सभी नियमों को नष्ट किया गया और पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया। और इसका अध्यक्ष मतलब वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था जो नेपोलियन द्वारा किए गए सभी कार्यों को 1789 से लेके 1815 ईस्वी तक किए गए सभी कार्यों को खत्म किया और पुरातन व्यवस्था की लागू किया। पुरातन व्यवस्था यानी जो लुई सोलहवां था उनको हटाकर नेपोलियन सम्राट बने और नेपोलियन को हराकर ऑस्ट्रिया वाले मतलब मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति था जिसका कहना था कि किसी भी देश या राज्य पे शासन करो पर जनता की भलाई मत करो। तो नेपोलियन हटा के वापस से पुरातन व्यवस्था यानी बुर्बो वंश की स्थापना दोबारा कर दिया। तो लुई 16वां था तो 17वां इसका वर्णन नहीं किया गया। डायरेक्ट लुई 18वां को 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत वहां का सम्राट बना गया। लेकिन लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद चार्ल्स दसम आया जो 1830 की क्रांति कराया था। तो अब हम देखते हैं मेटरनिक कौन था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति था जिसका कहना था कि किसी भी देश या राज्य पे शासन करो पर जनता की भलाई मत करो। और मेटरनिक ने ही कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप संक्रमित होता है। ये मेटरनिक ने ही कहा था, मेटरनिक ने ही कहा था। अब आ जाते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में इटली के जनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी ने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन किया। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था और कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ। तो आपको हम मेजनी के बारे में भी समझा दिए। अब आ जाते हैं पूर्व वंश का। जैसे मेटरनिक ने बेना सम्मेलन के तहत पूर्व वंश का स्थापना किया तो आप देख सकते हैं कि लुई 18वां 1815 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब आप पढ़िएगा 1830 की क्रांति।
1830 की क्रांति का मुख्य कारण चार्ल्स दसम को माना जाता है। जैसा कि 1824 ईस्वी में ही चार्ल्स दसम फ्रांस का सम्राट बन गया, तो उसके 6 साल बाद 25 जुलाई 1830 ईस्वी में इन्होंने 4 नियम बनाया। 26 जुलाई 1830 ईस्वी में वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। 31 जुलाई 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया और 1830 के क्रांति के बाद ही फ्रांस में समदैनिक राजतंत्र भी आया। समदैनिक राजतंत्र आया। तो ये थी 1830 की क्रांति का मुख्य इम्पोर्टेंट कारण, 1830 की क्रांति का मुख्य इम्पोर्टेंट कारण। और 1848 की मुख्य क्रांति का इम्पोर्टेंट कारण यह है, देख सकते हैं, लुई फिलिप की असफलता। 1848 की क्रांति को फ्रांस के कारणों को लिखें। 1848 ईस्वी के फ्रांस क्रांति के निम्न कारण हैं। साम्राज्यवाद, देखिए आपको एक बात याद रखिएगा, साम्राज्यवाद। तो ये मेरा नोट था, पर्सनल नोट था, इससे ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। और ये भी मैं अपने सर यानी जो जिनसे हम 2025 में मैट्रिक की तैयारी किए, उन्हीं सर द्वारा ये नोट दिया गया है और इन्हीं नोट से हम आपको बता रहे हैं। तो लुई फिलिप की असफलता को ही 1848 ईस्वी की क्रांति को माना जाता है। साम्राज्यवाद आपको बता दें, साम्राज्यवाद जैसे ये है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद, जब कोई बड़ा देश अपने से छोटा एवं कमजोर देश पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, उसे ही हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो 1848 की क्रांति के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और ज्यादा जानकारी लेना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देख लीजिए। अब आपको हम ये बता ही दिए थे, फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप में पूरे यूरोप संक्रमित होता है, मैटरनी का कहना था। अब आप देख लीजिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ी बाधा है। इटली और जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति था, जो इटली और जर्मनी में बढ़ रहे राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था और वो उसका वहां के एकीकरण को पूरा होने नहीं दे रहा था। ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितना भी नोट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब आप देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन नेपोलियन एक महान क्रांतिकारी साबित हुए फ्रांस के लिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका है? इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का सबसे बहुत बड़ा भूमिका है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का सबसे अहम योगदान है। इन्होंने 300 छोटे छोटे भाग में इटली और जर्मनी को एकीकृत किया और 1806 ईस्वी में राइन संघ की स्थापना किया। और राष्ट्रवाद का बढ़ावा नेपोलियन ने ही इटली और जर्मनी में दिया था, मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ावा इन्होंने ही दिया था भाई। अब देखिए, काउंट काबूर, गैरीबाल्टी, देखिए अगर हम आपको बात करें, कहाँ गया वो नोस्ट, कहाँ गया, अगर हम आपको बात करें तो इटली का एकीकरण का सबसे प्रमुख मसीहा 3 है। पहला है मेजनी, दूसरा है गैरीबाल्टी और तीसरा है काउंट काबूर। काउंट काबूर के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा किए हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति हैं, जो अपने कूटनीतिक के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। काउंट काबूर अपने कूटनीतिक के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। अब गैरीबाल्टी के बारे में आप समझिए, क्योंकि बेजनी के बारे में आपको बता चुके हैं। गैरीबाल्टी पेशे से नाविक थे, जो इटली के एकीकरण में इनका अहम योगदान रहा। इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया और इन्हें इटली का तलवार भी कहा जाता है। अब देखिए जर्मनी के बारे में, आप सोचिए जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा मसीहा बिस्मार्क को माना गया है। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति हैं, जो हिगेल के विचारों से प्रभावित हैं। इन्होंने रक्त एवं लौ की नीति एवं अनिवार्य सेना का गठन किया। इन्होंने विल्बम प्रथम के सहारे जर्मनी को एकीकरण का पूरा किया, जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही जितना भी हम आपको बताएं, ये सभी यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये जितना टॉपिक है, जो भी हम आपको भी बताएं, ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपके किताब में इतना ही आपको याद करना है और बाकी का जितना चीज है सब कचरा है। जो मेन मक्खन और मलाई है, वो सब इतना चीज ही है जितना हम आपको बताएं, बाकी सब चीज कचरा है। समझ गए आप? और देखिए, कल आपको
यहाँ कल कल देखिए, कल आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे दिया गया है, इसी से आपको पढ़ाएंगे पूरे साल। हम आपको, ये मेरा पूरा सोशल साइंस का बुक है, साइंस का भी मेरे पास बुक है, साइंस भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। और किधर गया हिगेल? हिगेल देखिए, हिगेल जर्मनी का एक दार्शनिक है, तो हम क्या बोले, बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित हैं। रूस की रूसो भी एक दार्शनिक है जो फ्रांस का है। देखिए यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई को, वीवीआई है यहाँ। टोटल 58 ऑब्जेक्टिव है, और कल इन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। इसमें देखिए, आपको बता देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, इटली और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण 1870 में सेडान के युद्ध में पूरा हुआ। और इटली का जर्मनी का एकीकरण कब, फ्रांकफर्ट की संधि में 1871 में पूरा हुआ। 1871 में फ्रांकफर्ट की संधि द्वारा इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और सेडान की संधि और सोडावा की संधि, ये संधि नहीं, सेडान की युद्ध और सोडावा का युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सोडा जो सेडान का युद्ध है, ये 1870 में हुआ, और सोडावा का युद्ध भी 1870 में ही। बुक में मेरा इस जो सर के द्वारा, मेरे सर द्वारा दिए गए नोट में 1870 है, लेकिन रियल में 1868 में हुआ है। तो आप ये बात याद रखिएगा। और आज जितना भी हम बताए सब मक्खन मलाई है, और जो कल रहेगा वो भी मक्खन रहेगा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। कल जितना भी हम बताएंगे कुल ऑब्जेक्टिव रहेगा, और आज हमने आपको जितना बताया सब मक्खन मलाई है भाई। अगर आप इसे चाट जाओगे तो समझ जाओ आपका यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो गया। देखिए इसमें है, ये क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इधर है, कितना ऑब्जेक्टिव इसमें है आपको हम बता देते हैं। राष्ट्रवाद, फ्रांस में क्रांति 2, सामंतवाद 3, मध्यम वर्ग 4, सहारा वर्ग 5, साम्राज्यवाद 6, नेपोलियन के बारे में मान के चलिए सब्जेक्टिव में 7 हो जाता है, जर्बन राइन 8, बटरलू का युद्ध 9, वियना सम्मेलन 10, मेटरनिक के बारे में 11, मेजनी के बारे में 12, 1830 की क्रांति 13 हो जाता है, 1848 की क्रांति 14 हो जाता है, 14 सब्जेक्टिव। एक इटली और जर्मनी का एकीकरण 15 सब्जेक्टिव, बिस्मार्क, नेपोलियन का योगदान 16 सब्जेक्टिव, बिस्मार्क 17 सब्जेक्टिव। रक्त एवं लौ की नीति मतलब बिस्मार्क के बारे में ही मान के चलिए 18 सब्जेक्टिव, काउंट काबूर 19, इटली का मतलब भूपतियों के नाम लिखें, गैरीबाल्टी, काउंट काबूर, मेजनी और गैरीबाल्टी। टोटल इसमें 21-22 सब्जेक्टिव हैं। टोटल इस नोस्ट में 21-22 सब्जेक्टिव हैं जो आपको याद करना है। और हमने भी इतना ही सब्जेक्टिव को याद किया है। और रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, क्योंकि मैं 2025 में एग्जाम दिया हूँ। और आपके बड़े भाई के नाते हम आपको वो चीज बताएंगे जो एक स्टूडेंट में होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। हमको 2027 में इंटर का एग्जाम भी देना है, और हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि भैया टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं, हम वो करना चाह रहे हैं जिससे हमारी गलती हुई, जो भी हमारा नंबर कम आएगा या ज्यादा आएगा, जो जो कारण मेरे साथ हुआ है, हम वो सभी कारणों को आपको पर मतलब प्रकट करेंगे। और जो हम पढ़े, हम क्या गलती किए, वो गलती को सुधार कर ही आपको समझाएंगे। हम आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने में, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हम आपके सीनियर बन चुके हैं। अगर भगवान अच्छे नंबर से पास करा देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं, इतना भर पढ़े हैं कि मेरा नंबर 80% से तो ज्यादा ही आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ऑब्जेक्टिव का पूरा खंगार देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।